हम लोगों ने है ना अभी जो चर्चा करी है ना उनकी एक समरी कर लेते हैं अभी। तो अगर समराइज करने जाएं तो ये दिखता है कि हम लोगों ने जो सबसे पहले दिन बात शुरू करी कि आज मतलब ये सब अध्ययन करना ही क्यों है ना, या इसको समझना क्यों है। तो उसके लिए है कि ये मानव के जीने के ये दो मूल प्रश्न है ना, जो अभी हम मेटाफोरिकली कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन। तो यही $2 मिलियन क्वेश्चन है, क्यों जीना है और कैसे जीना है, या मेरी कुछ चाहना क्या है और उसको पूरा करने के लिए करना क्या है। ये दो हमको स्पष्ट हो जाए है ना तो फिर आगे कोई प्रश्न नहीं है। और ये दोनों स्पष्ट नहीं होता है इनमें से या इनमें से है ना, तो फिर बहुत सारे प्रश्न हैं या अनंत प्रश्न। तो मूल प्रश्न यही है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो इन्हीं के उत्तर के रूप में ये जो हम लोगों ने इतने सारे सेशन किए, वो सबका मतलब केवल ये था कि ये दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखने के अर्थ में ये सारा डिस्कशन था है ना। तो अभी जब ये निकल देखा कि भाई मानव की चाहना क्या है ना, या क्यों जीना है, तो उसके लिए जो चर्चा हुई कि मानव सुख पूर्वक जीना चाहता है और उसकी निरंतरता चाहता है। ये दो बात समझना है कि एक तो सुखी होना चाहता है। तो किसी से पूछे भाई आप सुखी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, तो हर आदमी सुखी होना चाहता है। अभी सुखी होने का क्या मतलब है, ये हो सकता है कि अभी सबका अलग अलग हो या अभी है ही। तो जो आदमी ने जो अपना सुख मान लिया है उस विधि से अपने कार्यक्रम को बनाया हो है ना। तो जैसे अभी मुख्य रूप से जो आदमी ने माना है, क्या माना है कि जो भी शरीर से संवेदना आ रही है ना, वो अगर हमारे अनुकूल होती है तो हम कहते हैं सुखी है ना, सुखी हो। नहीं प्रतिकूल होती है तो दुखी होते हैं। हम मतलब एक जैसे सर्दी गर्मी है, एक लेवल से ज़्यादा ठंडा होता है या गर्म होता है तो हम लोग परेशान होते हैं ना, उसी को हम सुख दुख नाम देते हैं। तो उसमें ये कहा था कि वो जो है उस संवेदनाओं में सुख भासता है, होता नहीं है। तो ये जो भास है उसी से हम बेसिकली सुख को पहचानने का एक रास्ता खुलता है। अब ये जो सुख है अगर ये सबके लिए अलग अलग हुआ तो फिर सबका कार्यक्रम भी अलग अलग होगा। तो अगर सबका सुख अलग अलग है, सबका कार्यक्रम अलग अलग है, तो साथ में जीना बनेगा नहीं बनेगा, ये प्रश्न है। मतलब कहीं पर भी देखें, चाहे परिवार में देखें है ना, या समाज में देखें, कहीं भी देखेंगे तो यदि सबका कार्यक्रम अलग अलग है ना, मूल रूप से कार्यक्रम अलग है और चाहना अलग है या सुख अलग अलग है, तो ये व्यवस्था पूर्वक है ना, हार्मनी पूर्वक कहीं पर भी जीना बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मतलब। तो जब इसको देखने जाते हैं तो ये है कि अगर लक्ष्य अलग अलग है और कार्यक्रम अलग अलग है तो एक जगह जीना या एक साथ जीना या व्यवस्था में जीना नहीं होगा, ये कुल मिलाकर बात। तो इस सुख क्या है ना, उसको समझने की एक प्रोसेस करी हम लोगों ने। तो सुखी होने का मतलब जो लिखा था, सुख क्या चीज है, तो उसमें लिखा था कि भ्रम और समस्या से मुक्ति और समाधान युक्त वर्तमान। तो उसमें यह कहा कि समाधान ही सुख है, ये कुल मिलाकर बात। तो हमारा जो समाधान का स्थिति है उसको हम सुख कह रहे हैं। अब समाधान क्या चीज है ना, उसको देखने गए तो उसको ये समझ में आया था कि क्यों और कैसे, ये जो हमको स्पष्ट होता है ना, उसको समाधान कहे। या उसी को दूसरी भाषा में कहें तो विवेक के आधार पर विज्ञान, विज्ञान है ना, या विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक रूपी जो विचार शैली है ना, उसको समाधान कह रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है और उसके लिए कार्यक्रम क्या है, ये दोनों सिंक में हो, हार्मनी में हो है ना। विवेक का मतलब क्या है, लक्ष्य स्पष्ट हो गया है ना। विज्ञान का मतलब क्या है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा कार्यक्रम क्या है, ये स्पष्ट हो गया। तो ये दोनों हमको स्पष्ट है, उसी को कह रहे हैं क्यों और कैसे स्पष्ट। ठीक, ये जो स्थिति है इसको हम सुख कह रहे हैं।
तो समाधान ही सुख है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पहले दूसरे लेक्चर में इसको समझने का काम किया। क्योंकि ये जो सुख है, जैसे ही हमको दिखता है कि ये जो सुख है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमको जो समाधान है वो समाधान हर स्थिति परिस्थिति में चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी जीना है तो हर दिशा कोण आयाम में या जीने के हर आयाम में हर जगह पर समाधान का जो स्थिति है उसको सुख है। तो हर जगह पर समाधानित होना। तो एक भाग यहाँ से निकल गया है और ये जो सुख है वो सबके लिए एक जैसे ही है और समाधान की निरंतरता हो सकती है। यदि समाधान से हमारा सुख निकल रहा है तो हम समाधान की निरंतरता हो सकती है। समाधान किस आधार पर होगा? ज्ञान के आधार पर। तो ज्ञान के आधार पर समाधान से सुख की निरंतरता हो सकती है। ये कुल मिलाकर हम लोग बात कर रहे हैं। अब वही है, अब ये समाधान को भी देखने जाएंगे तो जो अभी हम सिंपल इसमें कह रहे हैं कि क्यों और कैसे हमको स्पष्ट हो। जैसे ही हम क्यों और कैसे को करने जाते हैं तो क्यों जो है ये, जैसे किसी भी जगह पर जब आप क्यों पूछते हैं तो वो हमेशा उससे बड़े चीज में एक्सप्लेन होता है। ये भी हम लोगों ने बात किया। तो अभी वही है, तो अगर ये क्यों को हर जगह पर पूछते जाएंगे तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है, मतलब एग्जिस्टेंस के लेवल पर ही जाकर ये पूरा एक्सप्लेन होगा। से आदमी क्यों है ना, तो फिर वो नेचर में चारों अवस्थाएं हैं, मतलब नेचर के लेवल पर मिनिमम आपको बात करनी पड़ेगी, है ना। तो हमेशा जैसे ही बोलेंगे, जैसे गाड़ी में इंजन क्यों है, तो गाड़ी के लेवल पर मिनिमम बात करनी पड़ेगी। उससे बड़ी चीज में जाकर आप जब समझने की कोशिश करेंगे तब स्पष्ट होगा। तो ये जो प्रयोजन है ना, मतलब ये जो क्यों जीना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो समाधान में भी देखेंगे तो क्यों उससे बड़े करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हर चीज का क्यों पता होगा तभी आपसे हर जगह जीना बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी जगह पे जीना है वो सारी चीजें हमको स्पष्ट होना, तो समझ से ही समाधान होगा। तो इसका मतलब है कि पूरे चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो है पूरा समाधान नहीं होगा या पूरा सुखी होना नहीं बनेगा, या उसी को कहा सुख की निरंतरता नहीं बनेगी। ये कुल मिलाकर बात। कैसे को भी देखने जाएंगे तो कैसे हमेशा उससे छोटे में बता रहा है। से इंजन कैसे काम करता है, उसका पिस्टन है ना, अलग अलग चीजें। तो हम ऐसे ही जब कैसे को आप करने जाएंगे तो आपको हर जगह नीचे तक बताना पड़ेगा। तो जो हम लोगों ने कल बात करी थी कि परमाणु ही जो है व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका मतलब है कि परमाणु से लेकर पूरे एग्जिस्टेंस लेवल तक, मतलब छोटे सबसे छोटी व्यवस्था क्या है? परमाणु। ये हमने कल देखा। तो एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से है ना उससे बड़ी रचना, फिर उससे फिर जो भी और उससे बड़ी रचना है ना, फिर पिंड, रस, ये सब बनते हुए फिर पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये पूरा। और इसके पूरे फैलाव को देखेंगे तो पहले ये धरती है, इसमें चारों अवस्थाएं प्रमाणित हैं। उसके अलावा बहुत सारी धरतियां हैं, है ना, फिर सौर मंडल है, फिर बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये पूरा बात शामिल होता है। तो ये पूरा वहां तक का फैलाव है। तो सब कैसे का मतलब है कि जो सबसे छोटी व्यवस्था है, क्यों का मतलब है कि जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो पूरा एग्जिस्टेंस है। तो ये सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक ये अगर हमको स्पष्ट होता है, वो हम पूरा समझ पाते हैं, तो जाकर समाधान होता है, तो जाकर सुख की निरंतरता होती है। इसीलिए बीच में एक जगह पर यह भी बात आई थी कि जैसे हम सुख कहते हैं तो एक समझ में आता है, सुख की निरंतरता कब होगी, या सुख की निरंतरता बराबर शांति, शांति की निरंतरता बराबर संतोष, संतोष की निरंतरता बराबर आनंद। तो ऐसा देखेंगे तो इसी को कहने से वो सुख, शांति, संतोष, आनंद तक पहुंचेगा, अगर हम निरंतरता के अर्थ में देखेंगे तो। ये एक बात समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सुख है इसको भी हमको बहुत ठीक से समझना है। इसको नहीं समझे, है ना, तो फिर हमारा कार्यक्रम ठीक नहीं होगा। उसको पूरा करने के लिए जो हम करेंगे वो ठीक नहीं होता, फिर उससे हम फिर वापस दुखी होते हैं। अभी अगर देखेंगे तो है ना, सुख को एक तो लेवल ये है कि जो अभी पूरी हमारी है ना, जिसको हम भौतिकवादी परंपरा कह रहे हैं, अभी यहाँ पर देखेंगे तो हम मोटा मोटा संवेदना को ही सुख मानकर चल रहे हैं, है ना। जैसे हमने कुछ खाया, कुछ सेंसेशन हुआ, उससे अनुकूल रहा तो सुखी हुए, प्रतिकूल हुआ तो दुखी हुए। अभी उसी सेंसेशन को है ना हम कैसे
अनुकूल संवेदनाओं को मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सारा प्रयास। तो चाहे एसी को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अभी तो पहले कार में एक एसी लग जाए यही भारी भारी काम था। अब क्या है, आगे पीछे दोनों को हो जाए, फिर आगे पीछे वाले दोनों अपने हिसाब से कंट्रोल कर लें, है ना, यहां तक का तो फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। फिर यह है कि मतलब एसी तो घर में पहुंच के ऑन करते थे, फिर अभी हो गया कि उसको ऑन रखो या मतलब अभी ऑफ कंडीशन है, मोबाइल से ऑपरेट कर सकें, तो घर पहुंचने के पहले हम उसको ऑन कर सकें। तो यही चल रहा है ना। कार में बैठकर जो है ड्राइव करना, पहले था कि भाई बड़ा बड़ा गियर लगाना पड़ेगा, है ना, हाथ पैर कब किए जा रहे हैं, और छोटे दूरी चलना हो तो बड़ा मुसीबत। फिर क्या, उसको ऑटोमेटिक कर दी, तो कम से कम ये है कि पैर से क्लच दबाने का काम बच गया, है ना, या गियर बहुत इधर उधर करने से तो हाथ खाली हो गए, है ना। फिर क्या है, अब उसको लिए कुछ दिया हुआ है, बट ठीक है। अभी क्या है, उसका और लेवल क्या है, अब वो भी ना करना पड़े, तो अब ड्राइवर लेस कार आ जाए। अभी सारा काम तो यही चल रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम जो संवेदना है उसी को, है ना, ऑप्टिमाइज करने में, या एक तरह की संवेदना से हम बोर हो गए। अभी होता है ना कि भाई निरंतर सुखी हो गए तो बोर हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर संवेदना से सुखी होना है तो ये जो संवेदना आ रही है वो शरीर के ऊपर भी निर्भर। जैसे वही खाना जो आपको अभी अच्छा लग रहा है, बुखार हो जाए तो अच्छा नहीं लग रहा, कोई एक चीज सुबह अच्छी लग रही शाम को अच्छी नहीं लग रही, या पहले एक दो खा लिया, उस जैसे मान लो आपने मिठाई खाना शुरू किया, तो पहली बार जब खाते हैं तो आपके शरीर का स्थिति कुछ और, अगली बार खाएंगे तो वो कुछ और, तो एक समय के बाद वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये अच्छा जो लगना है, ये शरीर की स्थिति, वो वस्तु का स्थिति, है ना, किस इन्वायरमेंट में ले रहे हैं या क्या है, वो सारा ही है ना। तो अभी क्या है कि हम उस जगह को ऑप्टिमाइज करके अपने सुख के निरंतर बनाने की कोशिश में लगे। तो एक प्रकार का प्रयास ये है। दूसरे प्रकार का जो चीजें हैं, है ना, मतलब अभी उसमें कितना सफल हुए कि नहीं हुए, या होंगे कि नहीं होंगे, वो सोचने की बात है। कुछ लोगों ने सोचा भी, है ना, और अभी अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि कम से कम निरंतरता तो नहीं हो सकती, इतनी बात तो पक्की है। अगर हम संवेदना से या जो भी सेंसेशन है उससे सुखी होने का प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता तो नहीं मिलेगी, या उसकी निरंतरता नहीं होगी, थोड़े समय के लिए कुछ होता है, या हमको लगता है कि हुए। अब जो दूसरे प्रकार का प्रयास है वो क्या है कि अब ये जो मतलब उसको ये बोला गया कि हम विचार से अपने सुखी होते हैं, है ना, काफी कुछ ठीक से पहचाना भी है। तो उसको कहा कि अनुकूलम वेदनीयम सुखम, है ना। तो जो अनुकूल वेदना है वो सुख है। तो जो हमारे विचारों के, हमारे संस्कारों के या हमारे मान्यताओं के अनुकूल जो वेदना हो रही है उससे हम सुखी होते हैं। तो उसको और ठीक से, है ना, आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सुख जो है वो विचारों में है ना, सुविधा में नहीं है। तो यहाँ तक बात तो ठीक बैठती है ना, वो तो यहाँ से भी नहीं निकल रहा है भाई समाधान कहाँ है, जीवन में है, उससे सुखी हो। लेकिन अभी क्या है कि इसको समाधान क्यों करें, केवल विचार करने से, तो विचार तो हम बहुत प्रकार के कर रहे हैं। जैसे आपको किसी ने मोबाइल, अच्छा आईपैड या कुछ भी गिफ्ट कर दिया, तो आप जो उससे सुखी हो रहे हैं, मतलब क्या, उसके बारे में किस तरह का विचार कर रहे हैं। ठीक, मतलब है ना कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं इससे ये कर सकता हूँ, या किसी व्यक्ति ने दिया हमको कुछ माना, मतलब ये जो जिसको अभी हम कर रहे हैं कि अच्छे विचार कर रहे हैं उससे हम सुखी हो, उसके उल्टा कर दें, अरे किसी काम का नहीं है ना, जो भी है, तो उससे हम दुखी होते। यहाँ तक तो ठीक बात बैठती है। लेकिन क्या है कि ये भी जो है ये टेम्परेरी है, क्योंकि अगर हमारा विचार बदल गया, जैसे अभी तो आपको ठीक है, मतलब आपका अभी इतना कंट्रोल है कि आपका जो विचार है वो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। अगर सुख की निरंतरता चाहते हैं तो इसका मतलब वहां तक अगर बात तो ठीक आ गई, लेकिन विचार में फिर स्थिरता होना पड़ेगा कि नहीं। अभी हमारे विचार में स्थिरता है कि नहीं है,
अभी हमारा विचार मतलब है कि आदमी देख के बदल जाता है। तो जैसे क्या है, आप एक पहले तो उसको देख के बड़ा अच्छा अच्छा विचार किए, पड़ोसी आके देखते ही बोला भाई क्या कहाँ से कूड़ा उठा लाए, ये तो किसी काम का नहीं है, बहुत ही लास्ट जनरेशन है, ये तो इससे अच्छे आ गए, हो गया काम खत्म। फिर आप अपने उस विचार को वहां पे टिकाए रख पाएंगे? ये कुल मिलाकर बात। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो पूरा समाधान के अर्थ में ही देखना पड़ेगा। तो जब वहां पर देखने जाएंगे तो वस्तु में क्या है, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो उपयोगिता और कला के अर्थ में देखेंगे तो वो दिखेगा। कला मतलब अभी वाला कला नहीं है ना, उपयोगिता के लिए सहायक जो चीज है वो कला। तो उसको उस अर्थ में पहचानेंगे तभी जाकर वो स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि वो पूरी वस्तु क्या है ना, उसकी भागीदारी क्या है, प्रयोजन क्या है, ये पूरा स्पष्ट होना पड़ेगा तभी होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं तो ये जो सुख लिखा हुआ है, ये सुखी होने के लिए समाधान ही आवश्यक है। मतलब उस चीज की पूरी समझ होना। समाधान का डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो वही लिखा हुआ, संशय या संकट को दूर करना, असंगति, विरोध, ये सबको दूर करना। मतलब कई सारे डेफिनेशन लिखा रहता है ना, वो लिखेंगे है ना। या उसको संधि विच्छेद करके देखेंगे तो सम्यक आधान, आधान मतलब स्पष्ट करना या ग्रहण करना, धारण करना। तो ठीक ठीक अगर उस चीज को नहीं समझे हैं तो वो समाधान नहीं होता, उससे सुखी नहीं होता। तो इतनी चीज को कह रहे हैं। तो ये इसको इसलिए इतना ये किया है क्योंकि यही मूल मुद्दा है आदमी के जीने के लिए, या ये जो क्यों जीना है, तो सुखी होने के लिए जीना है या सुखपूर्वक जीना है, ये हर आदमी की चाहना है। जब ये समझ में आ जाए कि समाधान ही सुख है, तो समाधान को सुनिश्चित करना, अपने में ज्ञान को सुनिश्चित करना, ये कार्यक्रम उसके आधार पर जीना। ठीक, तो समाधान के आधार पर जीना, यही कार्यक्रम निकलेगा। कि नहीं? तो इसमें क्या है, मतलब इसमें दोनों हो गया, मतलब समझना भी है, क्योंकि समाधान कैसे होगा है ना, और जीना भी है, दोनों आ गए। अब कितना समझना है, तो वही बोला, तो हर चीज का क्यों और कैसे जब तक हमको स्पष्ट ना हो जाए, तो उसी को जब देखने जाएंगे, अभी आगे उसकी बात होगी, तो परमाणु से लेकर, मतलब जो छोटी से छोटी व्यवस्था से लेकर बड़ी से बड़ी व्यवस्था तक हमको पूरा स्पष्ट हो जाए, तो जाकर समाधान, वो हमारे समझने का पूरा रेंज। ये समझते हैं तभी सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ये पक्का है। या जहां जहां समझे रहेंगे वहां वहां पे हमको सुख होता है, जहां पे नहीं समझे रहते हैं वहां पे दुख हो रहा है। तो दुख क्या है, मतलब दुख आपको इंडिकेटर है, वो सेंसर है, वो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, इतनी टोटल बात। या फिर वो विचारों में वही, वो कहीं भी है, मतलब अपने में बैठ के दुखी हो रहा है मतलब विचार गलत कर रहे हैं, दूसरे के साथ दुखी हो रहा है मतलब व्यवहार गलत कर रहे हैं, है ना, प्रकृति में कुछ हो रहा है मतलब कार्य गलत कर रहे हैं। वो तो हर जगह है। तो जहां पे भी हम दुखी हो रहे हैं उसका मतलब केवल इतना ही है कि हमारे में समाधान का अभाव है या समझ का अभाव है। ये कुल मिलाकर बात है। तो उसी को और डिस्कस जो हम लोगों ने किया था कि मतलब ये जो सुख है, अब इसको अगर देखने जाएंगे तो ये भी दिखता है कि सुख का होना है, दुख उसका अभाव है। तो दुख का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कोई भी आदमी आपको 100% जो है 24/7 दुखी होना मुश्किल है, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं। तो ये एक मूल बात थी समझने की। तो अब हम अगर ये हमको समझ में आ जाए कि हमारा जो चाहना है, टोटल चाहना सुख ही है और सुख ही समाधान है ना, या समाधान ही सुख है, ये हमको स्पष्ट होता है, तो फिर वो जो समाधान कैसे होगा, समझ से होगा। तो ये अब समझना क्या है, तो ये समझने की पूरी रेंज हमको दिख जाए तो समाधान हुआ। ठीक, तो वो क्या है, तो उसको देखने गए तो पहला जो समझने का जो वस्तु हुआ कि भाई जो समझने वाला है पहले उसको समझना है ना। पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलिए,
तो पहले मानव को समझना है, हमने ये काम शुरू किया है ना भाई, समझने वाले को समझना पहले। तो ये समझ में आया कि मानव जो है वो जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में है। ठीक, उसको कैसे पहचाना? तो वही क्रियाओं, उसकी क्रियाओं से या आवश्यकताओं से। पहले तो अलग अलग किया कि अगर आवश्यकताओं को भी देखें तो जीवन की आवश्यकता सुख के रूप में, शरीर की आवश्यकता सुविधा के रूप में है ना। तो जो मानसिक आवश्यकताएं हैं और शारीरिक आवश्यकताएं हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो निरंतर है, इधर की जो आवश्यकताएं हैं वो सामयिक। ये सब हमने थोड़ा समझने का काम किया। इधर जो है वो समझ से पूरा होगा, समाधान से पूरा होगा, इधर जो है भौतिक रासायनिक चीजों से होगा। इधर की चीजों को हम नाप सकते, इधर की चीजों को हम नाप सकते हैं, इधर नाप नहीं सकते। ये सब हमने थोड़ा बहुत बात कर ली। क्रियाओं को देखने गए तो पहले जो मोटा मोटा हमने क्रियाओं को देखने का कोशिश किया है कि जो एक तो जानबूझ के होने वाली क्रिया है, एक जो है अपने आप हो रही, या एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं चल रहा, मैं कर रहा हूँ। जैसे बोलना है ना, तो बोलने वाला मैं है ना, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ या मैं बैठा हूँ। तो ये जो जिम्मेदारी लेने वाला है उसका नाम जीवन, या उसी को सेल्फ भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने की थी और ये समझ में आया कि जब मानव को देखने गए तो ये दो पार्ट है ना। तो यहाँ पे क्या है कि किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, जीवन की आवश्यकता को भी ठीक ठीक समझना है, जीवन की भी क्रिया को ठीक ठीक समझना है, शरीर की भी आवश्यकता और क्रिया को ठीक ठीक समझना है। दोनों को ठीक समझकर दोनों को पूरा करना है ना। मतलब हम केवल शरीर के अर्थ में ही जिएंगे या वही करेंगे, या हम केवल इधर ही करेंगे, ये दोनों नहीं चलता। मानव परंपरा में है तो वो दोनों ही है, दोनों को ही ठीक समझना है, दोनों का ही निर्वाह करना। ये एक बात समझ में आई। फिर हमने जीवन की क्रियाओं को है ना, क्योंकि हमने बात किया ही था कि अगर किसी भी चीज को समझना है, जो क्रिया है तो उसकी क्रियाओं से ही वो समझ में आता है। तो जब जीवन क्रिया को समझने गए तब हमने उसको 10 क्रियाओं के रूप में समझा था, है ना। तो हमने इन 10 क्रियाओं को समझने का काम किया और इनको बोला था कि ये प्रत्यावर्तन है, ये परावर्तन है, या ये स्थिति क्रिया है, ये गति क्रिया। ठीक, इसी में अगर नाम के हिसाब से देखें तो इसको जो लिखा था कि जहां पर चित्रण हो रहा है उसको इच्छा कह रहे हैं, जहां पर विश्लेषण हो रहा है उसी को विचार कह रहे हैं, जहां पर चयन हो रहा है उसी को आशा कह रहे हैं, या जो आस्वादन हो रहा है, आस्वादन करने जहां पर हो रहा है या आस्वादन करने की जो ताकत है उसको मन कह रहे हैं, इसको वृत्ति कह रहे हैं, इसको चित्त कह रहे हैं। ये उसके नाम है ना। जैसे पढ़ने वाला है ना वो विद्यार्थी, क्रिया क्या है? पढ़ाई। ऐसे ही मन जो है, जहां पर आस्वादन की क्रिया हो रही है उसको मन कह रहे हैं, जहां पर चयन की क्रिया हो रही है उसको आशा कह रहे हैं। तो हमने उस समय पर ये काफी डिटेल में ये 10 क्रियाओं को देखा था, है ना। और उसमें ये देखा था कि अभी अगर आदमी को देखें तो मुख्य रूप से ये 4.5 क्रियाओं में जीना है ना, क्योंकि ये तुलन को भी हमने आधा कहा था क्योंकि इसमें 6 दृष्टियां हैं।
तो अभी अगर देखें तो मानव का जो कुल जीना है वो यहाँ तक हो रहा है। तो हमने जो बात करी थी कि आस्वादन का क्या मतलब है कि जो स्वाद लेना है ना, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, ये पांचों प्रकार से हम स्वाद लेते हैं। अभी स्वाद का मतलब क्या है, नॉर्मली हम बोलते हैं जीभ से जो आ रहा है वो टेस्ट, लेकिन कान से भी हमारे बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं ना, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो ये जो हमको अच्छा लगता है, हमने कोई गाना सुना या किसी चीज़ का चयन किया तो हमको अच्छा लगा, तो ये जो अच्छा लगा बाहर से या जो संवेदना से हुआ या शब्द स्पर्श रूप रस गंध या पांचों इंद्रियों से जो हुआ उसको हमने कहा था ये रुचि मूलक आस्वादन है ना। तो ये जो अच्छा लगने का एक प्रकार है वो रुचि मूलक है। उसी को और देखा कि और रुचि मूलक को ये भी कहा था कि रुचि मूलक जो आस्वादन है वो जन्म से ही कोई न कोई आस्वादन हर व्यक्ति के पास है या वो होते ही, उसके लिए कोई शिक्षा संस्कार की जरूरत नहीं है ना। मतलब बच्चा पैदा होते ही उसको कोई न कोई चीज अच्छा लगे, ये हो गया रुचि मूलक आस्वादन। लेकिन हमने कहा कि एक प्रकार का और आस्वादन है जिसको हम मूल्य मूलक कह रहे हैं, भाव मूलक कह रहे हैं। आपका जैसे किसी ने सम्मान किया, हमको बहुत अच्छा लगा, तो ये जो भावों का जो आस्वादन है उसको हम कह रहे हैं मूल्य मूलक आस्वादन। फिर एक था लक्ष्य मूलक भी, कि हम किसी लक्ष्य पे पहुंच गए है ना, या समाधान हो गया है ना, या समाधान समृद्धि ये पूरा हो गया, तो इसको कह रहे हैं कि उसका भी एक स्वाद है ना, उसको लक्ष्य मूलक आस्वादन कहते हैं। या हमने किसी को पहुंचा दिया उस जगह पर है ना, फिर हमको वो अच्छा लगता है। तो ये जो लक्ष्य मूलक आस्वादन है और मूल्य मूलक आस्वादन है, इसके लिए शिक्षा संस्कार की आवश्यकता, ये चीज को कह रहे थे। तो इसमें ये कहा था कि जो भी शरीर से जो कुछ भी आ रहा है ना, अब अगर शरीर को देखें तो शरीर इस जगह पर है, तो शरीर से देखेंगे तो ये जो भी कंटिन्यूअस फ्लक्स आना हो या जाना हो है ना, वो यही है। तो मतलब जो शरीर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मन के लेवल पर हो रहा है। तो अब ये जो यहाँ से जो भी आया मतलब मन ने जो भी आस्वादन ग्रहण किया या जो भी चयन आस्वादन हुआ वो अब जाकर एनालाइज होता है, उसकी एक फर्दर प्रोसेसिंग हुई, उसको हम कह रहे हैं तुलन विश्लेषण। तो ये विश्लेषण करने को हमने क्या बोला था कि ये जो भी है ना, कैसे करना है, मतलब कब करना है या क्या करना है, तो क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी, ये जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम विश्लेषण कह रहे हैं। हम कोई भी करेंगे तो कैसे करेंगे या कैसे मिलेगा, मतलब हमने कोई भी लक्ष्य स्वीकारा या इच्छा हुई या इधर आस्वादन कुछ आया, तो ये वो जो काम कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा ना, कब होगा, तो ये जो सारे कार्यक्रम है उसको हम विश्लेषण कह रहे हैं। सारा तर्क यहीं पर, मतलब उसको अलग अलग तोड़ के हम उसको देख रहे हैं। अब ये देखेंगे कैसे, उसके लिए कोई न कोई दृष्टि है, उसको तुलन कह रहे हैं। मतलब वो किसी दृष्टि के आधार पर ही तुलन है ना, या उसके अर्थ में ही विश्लेषण हो। तो वहां पर हमने कहा कि प्रिय का दृष्टि हो सकता है ना, हित का दृष्टि हो सकता है, लाभ का दृष्टि हो सकता है, ये सब दृष्टियों को कहा ये अमानवीय दृष्टियां। मानवीय दृष्टियां फिर न्याय धर्म सत्य के रूप में इस पे बात होगी। अब ये जो विश्लेषण हो गया उसके आधार पर फिर निर्णय होता है। पर ये जो मतलब तुलन विश्लेषण चयन आस्वादन जो हुआ, इनका सारा संपादन होगा चित्रण में। हमारे में एक पूरा चित्र बनता है, उसमें मतलब है उसकी उपयोगिता को भी देखा, उसको रिलेट किया है ना। तो ये जो निर्णय किया उससे जो बना तब जाकर वो हमारी इच्छा बनती। तो ये जो चित्र उभरा उसी को इच्छा कहना है ना। जैसे हमको पानी पीने की इच्छा हुई तो हमारे मन में तुरंत एक चित्र आ गया है ना। खाना खाने की इच्छा हुई तो अलग प्रकार का चित्र है ना। तो कहीं भी हुआ, किसी से मिलने की इच्छा हुई तो वो चित्र आ गया। तो इस अर्थ में उसको चित्रण कह रहे हैं। तो चित्रण, विश्लेषण, तुलन, आस्वादन, चयन, ये पांचों क्रियाएं हो ही रहे है ना। या हम पूरे समय इन क्रियाओं में व्यस्त हैं, इतनी बात की। और ये जो चित्रण है या जो चित्र का लेवल है, इसमें मतलब है कि वही वो चित्र का ग्रहण भी है, चित्र का रचना भी है ना, और उनको स्टोर करके रखना भी है। तो वो सारा जो है वो ये वाला जगह है।
ये सर 4.5 क्रिया तक तो मतलब आदमी का मानना तक ही है ना, मानना वही पहचानना, यहाँ तक तो सब मानना ही है, फिर उसके ऊपर ही क्योंकि चलना होगा। यहाँ तक में जो चीजें हो रही हैं ये सब बदलने वाली चीजों का कार्यक्रम है ना, इसीलिए उसको कह रहे हैं कि वो मानने के लेवल तक है, या मान्यता आधारित जीना वहीं तक। और जब तक यहाँ तक है तब तक मान्यता आधारित इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि तब तक अगर आप माने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंट्रोल, एक तो वो बदल सकता है, दूसरा है कि आपका कंट्रोल दूसरे के हाथ में या बाहर है। मतलब यहाँ शरीर पे कोई चीज हुआ, यहाँ तक पूरा बदल गया। या बाहर से अगर किसी को कंट्रोल करना है तो बाहर से कोई आदमी कोई चीज दिखाता है या कोई मान्यता बताता है, हम उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं अपनी। मतलब इधर से ये है कि भाई जैसे मान्यता के रूप में भी बहुत सारी मान्यताएं चल रही हैं, कौन सी लेनी हो तो हमारे हम ही तय करता है। तो जो भी चाहे मान्यता आ रही है या संवेदना आ रही है, दोनों आता तो इधर से ही है, ठीक है, वो हमारा ही चयन है कि कौन सी मान्यता माननी है ना। मतलब आप देखेंगे जैसे एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है ना, तो कोल्ड ड्रिंक जो है कई हीरो हीरोइन बेच रहे हैं, हमारा कौन सा वाला है वो हमारा आस्वादन के हिसाब से, ये तो ठीक। तो यहां तक में अगर है तो ये मान्यता आधारित ही जीना होता है ना। और जो भी और इतने में ये है कि हमारा कुछ तय नहीं है, इसीलिए कहा कि ये पहले यहां से चिंतन में पहला शिफ्ट होना जरूरी है। चिंतन वो क्रिया है जो निरंतरता को पहचानने वाली क्रिया है। तो जो समझना है, हमने पहले भी एक बार चर्चा किया कि समझने का मतलब क्या है, जो निरंतर चीजों को पहचाना। समझना निरंतर चीजों का ही होगा, बदलने वाली चीजों को सीखना है। तो हमारे अंदर ही कोई एक चीज है जो निरंतरता को पहचानना चाहती है, या पहचानना का मतलब उसमें ताकत है। अभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही हम निरंतर चीजों को पहचानते हैं तो वो यहाँ पर काम शुरू होता है, और तो हमारा जो लक्ष्य बनेगा वो भी निरंतरता के अर्थ में बनेगा। जब तक यहाँ तक है तब तक हमारे लक्ष्य भी बदलने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हुआ निरंतरता में, तो निरंतर लक्ष्य भी क्या होगा, वो निरंतरता के अर्थ में होगा, है ना। वो ये सार्वभौमिक सार्वकालिक चीजें वो सब यहाँ से शुरू होता है पहचान। तो यहाँ पर देखेंगे तो लक्ष्य जो है वो समाधान समृद्धि का ही बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो अपने तरीके के बहुत सारे लक्ष्य हैं, सबसे ज्यादा है ना कुछ भी करना है। तो अभी ये जो निरंतरता वाली जो चीजें हैं, तो जैसे ही हम निरंतरता के अर्थ में या उसको पहचानने लगते हैं या निरंतर क्रियाओं को पहचानने लगते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं चिंतन। जब ये पहचानते हैं और मतलब जैसे ही हम निरंतरता या इस तरह की जो चीजें हैं या जो निरंतर रहने वाली चीजें हैं या जो न्याय धर्म सत्य इस तरह के जो भी चीजें हैं, जैसे ही हमको ये समझ में आता है तो फिर वैसा जीने का हमारा संकल्प होगा या वैसा जीने की हमारी स्वीकृति बनेगी। या ये स्वीकृति बन गई मतलब हम एक जगह पर स्वीकारते हैं कि भाई यही नियम है। ये जो नियम का समझ में आ जाना है उसको हम कह रहे हैं बोध, है ना। अब ये जब हमको नियम में समझ में आ गया, तो अभी जब तक अध्ययन विधि चल रहा है, तो जब ये कार्यक्रम हो रहा है इसको कह रहे हैं कि साक्षात्कार होना। एक एक वस्तु का साक्षात्कार मतलब है कि हम उसको निरंतरता के अर्थ में पहचाने, उसका प्रयोजन हमको स्पष्ट हुआ, तो उसको कह रहे हैं साक्षात्कार। यहाँ पे हो गया मतलब हमको नियम के लेवल पर चीजें स्पष्ट हो गई, वो अवधारणा है। फिर वैसा जीने का, जब हम वैसा जीते हैं तो जो प्रमाण आएगा उसके अर्थ में फिर अनुभव होता है। फिर वैसे ही आप जो अनुभव हुआ फिर उसको हम प्रमाणित करने के अर्थ में फिर उसकी व्यवस्था को देखते हैं, फिर वो वापस उस पर चिंतन करते हैं, फिर वो हमारे दृष्टि में आ जाता है, फिर उसके हिसाब से आस्वादन हो जाता है ना। तो ये अनुभवगामी और अनुभव मूलक दोनों विधि से है। ठीक, तो अभी वही है। तो और एक चीज हम लोगों ने इसमें वो भी करी थी कि ये जो एक एक लेवल है, जैसे मन जो है वो शरीर से किस विधि से जुड़ता है, ये तो प्रत्यावर्तन वाली चीज, परावर्तन वाली चीज ये है। तो जो बाहर की तरफ है वही है, तो चयन के आधार पर नीचे से हम जुड़ रहे हैं। ये मन जो है ये विश्लेषण से जुड़ेगा, तो ऐसे ही आप मतलब सारे इसको देख सकते हैं। तो ये क्रियाएं हैं। तो अभी अल्टीमेटली टोटल आदमी का प्रोग्राम क्या है
कि मन जो है वृत्ति को पहचान ले या वृत्ति के संकेत के हिसाब से मन काम करने लगे, ये कुल मिलाकर काम। वृत्ति जो है चित्त में, चित्त को पहचान ले या चित्त के हिसाब से वृत्ति काम करने लगे या वृत्ति चित्त में अनुभूत हो जाए, चित्त वृत्ति को नियंत्रित करने लगे, भाषा आप कुछ भी लगाएं, ये कार्यक्रम जब हो जाता है ना, तो उसको कह रहे हैं कि जीवन में हार्मनी हो गया, है ना। या जीवन को समझ में आने का मतलब उतना ही है, या तृप्ति तभी होगा। ये सर द्वेष, अहंकार, क्रोध, ये खाली ये तीनों के बीच में हार्मोनी नहीं है, उसी चीज को बता रहे हैं ना। हाँ, तो वैसा कुछ है नहीं। वही अभी वो एक एक चीज को अभी देख सकते हैं। अहंकार का मतलब क्या है कि हमने कुछ मान लिया है, मतलब हमने बिना जाने कुछ मान लिया है, आपने बहुत सारे, अब उसके बहुत सारी वैरायटी, तो हम अपने विचार को श्रेष्ठ मान लिए, वो भी एक अहंकार है ना। या हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमने कुछ वैसे ही मान लिया है ना। तो मतलब भ्रमित बुद्धि भी जो है वो अहंकार ही है ना। तो मतलब वो किस जगह को कह रहे हैं वो उसको देख सकते हैं। तो अभी ये है कि कुल मिलाकर ये है कि जब तक यहाँ तक का जीना है तब तक वो सब क्या कहते हैं, वो एक तरीके से बदलने वाले आधार पर ही है, और उसमें अंतर विरोध होता ही है, उससे हम दुखी प्रताड़ित होते ही रहते हैं। अब अगर जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसे टेंशन का क्या मतलब है, टेंशन का मतलब है कि विचार मतलब दो एंड आ गए ना, वो खींच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दो जगह में अंतर विरोध। तो जैसे चित्रण है, तो या तो ये चित्रण के लेवल पर, मतलब इच्छा के लेवल पर ही अंतर विरोध है, मतलब हमारी दो प्रकार की इच्छा है, एक इच्छा 1 है, एक इच्छा 2 है, ये इन दोनों में विरोध है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, यही तो टेंशन है। या एक को करने की सोच रहे हैं तो हमको तुरंत दिख रहा है कि दूसरा वाला वायलेट हो रहा है। या फिर विचार है, मतलब इच्छा मान लो एक ही है, बट उस पर हमारे दो तरह के विचार है, कौन सा वाला ठीक है नहीं ठीक है ये हम तय नहीं कर पा रहे। या आस्वादन के लेवल पर भी हो सकता है कि उसके लिए बहुत सारे हमारे पास चॉइस है, हम तय नहीं कर पा रहे क्या करना है, कौन सा ठीक, यही तो टेंशन है। तो वो किसी भी लेवल पर है। या ये भी आपस में भी हो सकता है कि इस इच्छा के हिसाब से विचार ही ठीक नहीं, मतलब ये कंट्राडिक्शन या तो चित्रण विश्लेषण वाले लेवल पर है या विश्लेषण आस्वादन वाले लेवल पर है, या इनका आपस में ही, ये मतलब वही है। तो वो जो टेंशन होगा वो किसी भी लेवल पर होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या दे रहा है, मतलब दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वही तो टेंशन। अभी हम रस्सी में टेंशन कैसे दे रहे हैं, फिर क्या है, अभी जिसको फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं वो कहां पर है, वो अल्टीमेटली यहां पर है, मतलब जिसको हम निराशा कर, मतलब हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है। फिर क्या है, ये बहुत बार नहीं होता है, उससे हम दुखी होते हैं। जैसे हमने वही हमारे वृत्ति के हिसाब से मन में या जो भी आगे नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं, मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ये जो बहुत बार असफल हुए या निराश हुए, मतलब आशा का जो है वही, मतलब निराशा तो यहीं से आएगा ना। तो ये इस बहुत बार नहीं हुआ, उससे हम बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो एक लेवल आ जाता है जिसको मेडिकल लेवल अभी बोलने लगे, मतलब कुछ हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया, है ना। अब ये बहुत समय तक जो सैडनेस है वही डिप्रेशन है, और आगे तक चल गया, अगर वो एक और लेवल तक बढ़ गया तो वो सुसाइड के लेवल पहुंच गया। तो अल्टीमेटली वो सभी देखेंगे तो अब वही है, वो टेंशन किसने दिया, अब वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कहां पर परेशान है। एंग्जाइटी क्या है, जैसे हम बहुत चीजों के बारे में आश्वस्त नहीं है, कल क्या होगा, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, मैं ये हो गया तो क्या करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ कहीं मिसिंग है अभी, मतलब हमको निरंतरता नहीं पहचान में आ रही ना। भाई कल क्या होगा का मतलब क्या है कि कोई, अगर हम निरंतरता के अर्थ में हमारा सारा कार्यक्रम चल रहा है तो हम आश्वस्त ही हैं, फिर एंग्जाइटी क्या बात की है ना। मतलब अगर आपका लक्ष्य निश्चित हो गया तो फिर बात ही खत्म है ना। अभी तो कल क्या होगा कि ये नहीं होगा, या होगा अभी कि नहीं होगा, ये बहुत सारा झंझट है। तो कई बार यहाँ पर भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली अभी जो मुख्य रूप से जो एंजाइटी है, जो
फ्यूचर का जो भय लेकर है वो तो यहाँ पर है। बहुत सारा कुछ चीजें यहाँ भी हो सकती हैं, मतलब अल्टीमेटली तो आपको ही तय करना है कि वो क्या चीज का वो लग रहा है। ये ठीक बैठता है। तो अभी ये जो बाकी सारी चीजें हैं, मतलब जैसे समाधान का स्पष्ट नहीं है, हमको ये विश्लेषण स्पष्ट नहीं है, तो फिर क्रोध होगा। जैसे कोई चीज कैसे करना है हमको नहीं पता चल रहा, तो हमको क्या है, फिर गुस्सा आता है। मतलब क्या है, हमारे में अक्षमता है, उसी को हम बता रहे हैं, वो क्रोध के रूप में दिख रहा है। है ना? इसको आप अभी अहंकार कह रहे थे। अब अहंकार का मतलब क्या है, हमने अपने को कुछ मान लिया है ना? तो हमने अपने को जो माना है उस जगह पर, तो अल्टीमेटली तो इस जगह पर है कि भाई सही क्या है वो हमको बोध नहीं है, मतलब आदमी क्या है ये हमको पता नहीं है। हमने अपने को शरीर मान लिया, तो वो ये भ्रमित बुद्धि वाले लेवल पर भी अहंकार है। बट यह है कि ये तो नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है, हमने अपना चित्रण के लेवल पर ही है। क्योंकि अभी क्या है, जब आप बोलते हैं अहंकार मतलब क्या, हमारी कोई इच्छा है उसके हिसाब से हमने अपनी पर्सनालिटी मान ली, मतलब जितने प्रकार की इच्छाएं हैं अभी हमारा पर्सनालिटी उतने उतने प्रकार का है ना? हमने मान लिया कि भाई ठीक है कि मतलब बहुत बड़ा आदमी बनना है, या जो बड़ा किसी से बनना है वो कोई बहुत बड़ी डिग्री से या किसी चीज से या कुछ भी है, फिर हमने मान लो वो कर लिया, तो हम अपने बारे में मान लेते हैं, है ना? फिर उसके हिसाब से जब प्रस्तुत होता है तो अगला आदमी बोलता है कि भाई आप बहुत अहंकारी। तो मतलब क्या है, अल्टीमेटली है तो इस लेवल पर, लेकिन वो फाइनली ट्रांसक्रिप्ट होकर वो यहीं आने वाला है। मतलब इधर कुछ पता नहीं चला कि नियम क्या है, सही क्या है, कुछ पता नहीं है, तो फिर इसी जगह पे तो आओगे। मतलब क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज को देखेंगे ना, वो मतलब हमेशा दो क्रियाओं के बीच का ही स्थिति है, मतलब दो चीजों के योग में ही कोई चीज घटेगा। जैसे सुख है तो सुख क्या है, इन चीजों के योग में ही घटेगा। मतलब ये अलग अलग सा जैसा कुछ नहीं है ना कि कहाँ है एग्जैक्टली, तो ये दोनों के योगफल में जो है सुख, तो दुख कहाँ होगा, वो भी उसी जगह पे होगा। ये दोनों के योगफल में है ना शांति, तो अशांति कहाँ है, यही दोनों के जगह में होगा। तो ऐसे ही तो अहंकार को भी देखेंगे तो ये दोनों की जगह में, क्रोध भी यहां कहीं होगा। मतलब हमारी कोई इच्छा है, हम उसको कुछ, हमको ये पता नहीं चल रहा है, अभी हमको क्रोध क्यों आ रहा है, हम कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, तो हम कई बार लगता है कि भाई इसके कारण नहीं हो रहा है, या हमारी परिस्थितियों के कारण नहीं हो रहा, मतलब जो भी है जिस पर भी आप निकाल रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या है, उस जगह पर आपको समाधान स्पष्ट नहीं है कि कैसे करना है या क्या करना है, ये मतलब। तो अभी देखेंगे तो ये सारे चीजों को हम इस जगह पर देख सकते, लेकिन मूल बात क्या है कि अगर हमारा काम यहां पर शुरू हो गया, मतलब ये जो चित्रण से चिंतन की ओर ट्रांजिशन शुरू हो गया, ठीक, तो हमारा काफी सारी चीजें सुलझना शुरू हो जाता। लेकिन अगर ये कार्यक्रम नहीं हो, अभी शुरू हुआ है, हम इतने में कोई चीज रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वो रिजॉल्व होता नहीं। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आप कुछ अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाएं, भाई एक आदमी कहीं फंस गया है ना, आपने कुछ और करके उसके चित्रण को चेंज कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो कुछ समय के लिए वो ठीक दिखता है। इसीलिए जो आदमी अभी डिप्रेशन से निकल गया है वो दोबारा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और वो चीजों को ठीक करना है तो जीवन के लेवल पर ठीक करना है, शरीर के लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। ये इतनी बात क्या है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरेक्शन पे भी बात किया था कि शरीर से जुड़ने जो स्वास्थ्य वाला भाग है वो भी कैसे जुड़े, क्योंकि ये जीवन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर अगर मतलब ये 4.5 में आपके अंतर विरोध में चल रहा है, तो यहां क्या होगा, यहां भी अंतर विरोधी सूचनाएं जाएंगी।
है ना। फिर वही है कि दिमाग पर जोर पड़ेगा, लोड होगा, गर्म होगा, है ना। फिर होता है कि बहुत समय तक अंतर विरोधी कुछ करते रहते, फिर सोचते हैं यार अब सो ही जाओ, है ना, बहुत हो गया। तो वो है, वो उस समय पे अगर नींद नहीं आई, नहीं सोए, नींद में भी जो है वही अंतर विरोध चलता रहा, तो उससे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, अस्वस्थ होगा। ये तो हो ही रहा है। एक बार वो अंतर विरोध है ना, तो अभी क्या है, जीवन की जो स्थिति है उससे शरीर में भी कोई चेंज होता है, मतलब शरीर के जो भी ग्रंथियां हैं, है ना, मतलब जैसे है कि भाई आप स्ट्रेस में हैं तो कॉर्टिसोल बनना शुरू हो जाता है। मतलब आप नॉर्मल भी देखेंगे, आपका खाने के याद करके लार आना शुरू होता है। इसका मतलब है कि शरीर के जीवन के स्थिति से शरीर से कोई चीज जुड़ता है, ये तो पक्का है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे अननोइंगली भी कुछ कर रहे हैं तो उधर तो कुछ हो रहा है। इतनी कहानी। तो वो भी क्या करेगा, वो गड़बड़ करेगा। अभी शरीर को अगर ये प्रॉब्लम है, मतलब जैसे यहां पर अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब इसका जो आहार विहार है ठीक, वो हम ठीक नहीं कर पाते, उससे भी अस्वस्थ होगा। क्योंकि हम अपने में ही परेशान हैं, कहीं लगे हुए हैं, तो सोना जगना कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो वो एक गड़बड़ हुआ। दूसरा है कि शरीर से जो सूचना आ रही होती है उसको भी हम ठीक ठीक नहीं कर पा रहे, है ना। भूख लगी है कि प्यास लगी है या कुछ है ना, कुछ है, मतलब टेंशन में है। जैसे कई बार है कि हम जो है वॉशरूम जाना ही रोक के बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इधर की सूचनाओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं या ठीक से नहीं दे रहे हैं, उसके हिसाब से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, उससे भी कुछ होगा, है ना, वो अस्वस्थता को क्रिएट करेगा। मतलब और वो तो चलो ठीक है, डायरेक्ट अस्वस्थता से है। मजे की बात यह है कि अगर ये जगह में ही चल रहे हैं तो तृप्ति नहीं होगी, तो तृप्ति की निरंतरता के लिए इसको कहीं लगा के रखते हैं, वो ज्यादा डैमेजिंग है। चाहे वो, है ना, कुछ खाने में लगाएं या कुछ देखने में लगाएं, क्योंकि फिर तो वो संवेदना से ही सुखी होना है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से ही उसको कहीं ना कहीं लगा के रखना है, और चूंकि सुख निरंतर चाहिए तो निरंतर लगा के रखना है, उससे उसमें जो है गड़बड़ होता है। तो ये कुल मिलाकर कहानी। तो अगर शरीर के साथ भी स्वस्थता को बनाए रखना है तो इधर को ठीक करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये सब हार्मनी में चल रहे होंगे तो इधर भी चीजें ठीक ही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। मतलब उससे होने वाले प्रभावों से इधर ये होगा, तो आदमी ठीक ठीक पहचान ही पाता है। तो अभी ये है कि जो जीवन में समझ या समाधान होने का मतलब क्या है, ये क्रियाएं हमारी जागृत हो जाएं। जागृति का कुल मिलाकर मतलब इतना ही है। अभी ये सब चीजें नहीं है, उसको जागृति क्यों कह रहे हैं, मतलब ये क्रियाएं नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब हमारे में निरंतरता को पहचानने वाली कोई चीज है, वो पहचानना चाहती है। जैसे अमर होने की कल्पना आदमी कब से कर रहा है ना, उसके लिए दवाई खोज रहा है। तो ये जो कार्यक्रम मतलब है कि निरंतरता तो हम चाहते हैं। अभी हमने अपने को शरीर माना तो शरीर की निरंतरता चाह रहे है ना। अब अपने को जीवन मानेंगे तो ये दिखेगा कि भाई जीवन तो निरंतर है ही। तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें हमारे में हैं ही, ये क्रियाएं, लेकिन अभी यहां तक की क्रियाएं जागृत हैं या एक्टिव हैं, हम उन पर आधार पर कर रहे हैं, अभी इन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये सब क्रियाएं हमारे में एक्टिव हो जाएं, उसी को कहा जागृत हो जाए, हम इनके आधार पर जीने लगे, ये काम है, इसीलिए उसको कहा जागृति। और ये जब तक इसी सब में चल रहे हैं, है ना, या कुछ इधर काम शुरू हुआ, उसको जागृति क्रम कह रहा है। मतलब एक आदमी यहाँ है और एक आदमी कुछ यहाँ भी शुरू किया है, तो वो क्रम में आ गए, ऐसा मतलब है। इतना ठीक है। तो जीवन में समाधान या जीवन के स्तर पर समाधान का मतलब क्या है, समझ, है ना। क्योंकि अभी हम अगर समाधान सुख या समाधान वाले से चलें तो यहाँ भी होगा। अब शरीर के साथ समाधान का क्या मतलब हुआ, स्वास्थ्य, है ना, मतलब वो हमको समझ में आ रहा है ना। तो ये शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाए, तो उसके लिए हमने कहा था कि जीवन में संयम और शरीर में स्वास्थ्य, ये होता है तो हम कर पाते हैं। अब संयम का क्या मतलब है, तो संयम के बारे में हमने कहा था कि जो भी
मतलब शरीर के स्वस्थ होने के लिए जो अनुकूल आहार विहार है उसकी हमारे में समझ होना, और उसके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हम संयम करें। तो जीवन में समझ हो जाए, स्वास्थ्य की समझ हो जाए और उसके हम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, वो संयम का भाव। उसके बाद शरीर के लिए जो अनुकूल आहार विहार है वो पहचान, तो शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है ही, है ना, उसको हमने ठीक से पहचाना नहीं है, इसलिए गड़बड़। अभी भी ठीक तो शरीर ही करता है, अपने से ही करता है। नॉर्मली रूल क्या है कि शरीर पर जैसे ही आप लोड कम करते हैं तो फिर वो अपने चीजों को ठीक करने में लगता है। जो अल्टीमेटली क्या है, शरीर में पोषण होना है, और जो मल के रूप में है या वो कहीं से भी हो, जो अनवांटेड चीज है उसका निकलना। जब रात में आप सोते हैं मतलब क्या है, शरीर पर लोड कम दे रहा है, मतलब उसको बाहर कुछ नहीं करना है, तो फिर वो अपनी चीजों को ठीक कर लेता है, उसमें लग जाता है। अभी बहुत सारे हैं, अपने एक मित्र हैं, उनको कुछ भी हो जाए, बीमारी हो गई, मतलब क्या करना है, विरेचन के लिए काम शुरू करना, मतलब नींबू पानी पीना है और लेटे रहना और खाना बंद, चीजें ठीक हो जाती। तो मतलब क्या है, शरीर को अपने को एडजस्ट करने के लिए हम समय दे रहे हैं, वो ठीक कर लेता है। काम नहीं ले रहे हैं तो मतलब क्या है कि वो उधर से फ्री है, अपनी चीजों को ठीक करेगा। मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने दे रहे हैं और उसके विरेचन के लिए जो है, और खाना पचाने का भी काम नहीं दे रहे हैं, तो चीजें ठीक कर। कई बार है कि उससे नहीं हो रहा है तो कुछ औषधि के रूप में, आहार ही औषधि है, ये तो अपन कह ही रहे हैं पहले से ही अपने आप, है ना, परंपरागत विधि से। तो हम कई बार है कि अपने आहार विहार में चेंज करके ठीक कर लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो जो हमको समझ में आ जाता है ना, तो उन नियमों को हम समझ लेते हैं तो हम कर पाते हैं। उसमें भी मूल बात क्या है कि अनुकूल आहार विहार को ही पहचानना है। तो क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ हम लोगों ने उसमें, है ना, शरीर के साथ जो भी हमने चर्चा करी थी उसमें किया गया है, उसको थोड़ा ठीक से देख सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि जीवन में संयम हो और तो शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते। तो और शरीर के स्वास्थ्य सुनिश्चित होने के लिए चूंकि सुविधाओं की आवश्यकता है ना, मतलब शरीर के स्वास्थ्य के लिए और शरीर के सदुपयोग के लिए शरीर की जो भी सुविधा की आवश्यकता है ना, तो उनको भी हम पहचान सकते हैं। जीवन में समझ होता है तो उसको पहचान सकते हैं, फिर उसको जितनी आवश्यकता से अधिक को पूरा कर पाते हैं। इतनी टोटल बात, उसको समृद्धि नाम दिया। ठीक, तो ये पहला है ना, 2-3 जो लेक्चर है उसमें हमने इतनी बात करी थी, है ना, 2-3 क्या मतलब मुझे 4-5 तक है ये। उसके बाद जो मेजर चीज है वो मानव के साथ संबंध को समझना है ना? क्योंकि ये दिखा कि हमको पूरे इस चीज को समझना है, तो पहले हमने मानव को ही शुरू किया कि समझने वाले को समझने जाएंगे तो इतनी चीजें समझना है। फिर मानव के व्यवहार को समझना है, मानव के कार्य को समझना है। तो मानव के व्यवहार को समझेंगे तो मानव के साथ ही व्यवहार करता है। तो मानव जो कुछ भी मनुष्य के साथ कर रहा है उसको व्यवहार कर रहे हैं, मानव जो कुछ भी शेष प्रकृति के साथ कर रहा है उसको कार्य कर रहा है। तो मानव को भी समझना है, तो एक बार मानव को समझ लिया तो फिर दूसरे मतलब वो संबंध में कैसे जीना है वो समझना है ना। कार्य को समझने जाएंगे तो पूरी व्यवस्था को, उसमें समाज और प्रकृति दोनों आ जाता है। ठीक, तो जब ये संबंध को समझने गए तो हमने इसमें भी 7 प्रकार के संबंध की बात करी है ना। तो या संबंध को, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। संबंधों में हमने ये किया था कि संबंध क्या चीज है, पूरकताएं हैं, है ना, मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो पूरकताएं हैं उनको अलग अलग संबंध नाम दिया। जैसे माता पिता और पुत्र पुत्री, ये एक संबंध है ना। तो मतलब क्या है, पोषण संरक्षण है ना, उसमें मेजर का पूरकता है ना। ऐसे ही मतलब भाई बहन है ना, गुरु शिष्य, पति पत्नी है ना, मित्र मित्र है ना, साथी सहयोगी और व्यवस्थागत संबंध, इतना टोटल बात है। मतलब क्या है
कि एक आदमी का मतलब अल्टीमेटली क्या है, पूरी मानव परंपरा के अर्थ में, सिर्फ पूरी मानव परंपरा क्या मतलब है, शरीर शुरू होने से लेकर, है ना, आखिरी तक, मरने तक, है ना, जो भी कर रहा है वही मानव परंपरा है। उसमें क्या क्या पूरकताओं की आवश्यकता है। शरीर के बनने के लिए क्या है, पति पत्नी संबंध, है ना, एक बार ये हो गया, फिर उसका पोषण होना है, अपने से तो नहीं कर पाएगा बच्चा, तो उसके लिए क्या है, माता पिता आ गए, है ना। बाकी समझने जीने में सहयोग के हिसाब से वो जहाँ भी माता पिता हैं तो भाई बहन आ ही गए, ठीक। फिर वो बड़ा होगा, समझदारी के लिए काम करेगा, मतलब समझदार होने के लिए प्रयास, समझदारी को प्रमाणित करने ही आया है, तो उसके लिए गुरु शिष्य संबंध। फिर वो उसको प्रमाणित करेगा, मतलब एक तो अगले परंपरा के लिए करेगा तो वो खुद पति पत्नी का काम करेगा, नहीं तभी आगे की परंपरा यह है। फिर अपने प्रमाणित होने के लिए कुछ कार्य व्यवसाय करेगा, तो वहां पर साथी सहयोगी संबंध, है ना। और ये अपने से जो भी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है उसके अर्थ में, भागीदारी के अर्थ में संबंध। तो ये सारे संबंधों में तो कोई भी जो संबंध मतलब व्यक्ति आपको दिखेगा, कोई भी मानव दिखेगा, तो उसको इन में से किन्हीं संबंधों के अर्थ में उसको पहचान सकते, मतलब कोई भी आदमी दिखेगा वो इन्हीं सात में से कहीं ना कहीं होगा, ठीक, ये मतलब है। तो पूरकता के अर्थ में देखेंगे तो इतनी है। अभी हमारे संबोधन में कई बार है, मतलब संबंध के अर्थ में ही संबोधन है, तो अभी संबोधन में कई बार है कि हमने बहुत सारे कर रखे हैं, है ना। जैसे चाचा और पिताजी में वो वही वाला है, मोटा मोटा पूरकताएं तो उतनी है। तो अभी ये कहा कि ये जो संबंध को समझने का मतलब क्या है, ये संबंध में भी देखेंगे तो संबंध में मुख्य रूप से क्या है, न्याय है, मतलब व्यवहार में समाधान का क्या मतलब है, न्याय पूर्वक जीना। और न्याय को जो करने जाएंगे तो उसमें है कि हमने ये कहा था कि न्याय में मूल्य या संबंध की पहचान, है ना, उसका निर्वाह, उसकी निरंतरता, मूल्यांकन और उभय तृप्ति, ये चारों कंपोनेंट जरूरी है। मतलब हमने संबंध को पहचान लिया, उसका निर्वाह किया, उसका मूल्यांकन किया, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, है ना, और उससे हम दोनों सुखी हुए, ये पूरा घटना घट गया, उसको न्याय कह रहे हैं, व्यवहार में न्याय। इसका मतलब है कि न्याय जो भी होगा वो दो व्यक्ति के बीच में व्यवहार में होगा, उसको न्याय के रूप में पहचाना। फिर हमने अब ये जो मूल्य हैं, तो हमने ये संबंध को तो देखा कि ये मतलब वही पूर्णता, संबंध का जो डेफिनेशन भी डिस्कस किया था, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध या प्रतिज्ञा। तो पूर्णता क्या है, वही समाधान समृद्धि अभस अस्तित्व पूर्वक जीना, या क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, है ना। तो समझने के लिए और समझ को प्रमाणित करने के अर्थ में है। तो मानव के साथ देखेंगे तो क्या है, व्यवहार में ही प्रमाणित होगा। तो व्यवहार में अगर देखेंगे तो पूर्णता के अर्थ में या परंपरा के अर्थ में देखेंगे तो वो क्या है, वही चीजें करेगा जो अभी बात हुई, वो 7 प्रकार के संबंधों में आदमी जीतेगा। उन संबंधों में देखेंगे कि कुछ न कुछ निहित मूल्य है, या उन संबंधों में जब हम जीते हैं तो मूल्यों के दर्शन, है ना, वो हमको दिखते हैं हर संबंध में। जैसे क्या है कि गुरु शिष्य संबंध में देखेंगे तो गुरु एक प्रमाणित व्यक्ति है ना, तो उसमें प्रेम का भाव, विश्वास का भाव, है ना, वात्सल्य का भाव। शिष्य जो है समझना चाहता है, जिज्ञासु है, तो उसमें कृतज्ञता, है ना, इस तरह की चीजें दिखेंगी, है ना। तो इतनी चीज ये कह रहे हैं कि जब हम उन संबंधों में जीते हैं तो हमको मूल्यों का अनुभूति होता है, या मूल्यों का दर्शन होता है, या मूल्यों को हम देखते हैं, वैसा जीते हैं और उसमें सुखी होते हैं। या उन संबंधों में जीते हुए ये हम जितने प्रकार से तृप्त होते हैं, वो तृप्तियों के प्रकार ही हैं एक तरीके से। मूल्य जिसको हम मूल्य कह रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके से तृप्तियों के टाइप ही हैं। तो इसमें देखेंगे तो हम ये संबंध में हमने कुछ 9 प्रकार के मूल्यों की स्थापित और शिष्ट मूल्यों की बात की थी। ठीक, तो मूल्यों को बेसिकली एक बार लिख लेते हैं। इसमें हाँ एक चीज हमने ये भी कहा था कि ये जो संबंध है ये मुख्य रूप से जीवन और जीवन का संबंध
है ना। क्योंकि अभी क्या है ना, हमारा हाल जो है वो शरीरगत संबंध के आधार पर, मतलब अभी क्या है, हमारा सारा संबंध क्या है, ब्लड रिलेशन के आधार पर है। अच्छा, जबकि क्या है कि अगर काफी सारे चीजों में देखेंगे तो ब्लड रिलेशनशिप वाला नहीं है। जैसे पति पत्नी है, ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, माता पिता है वो भी ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, तो दूसरे जगह से आ ही रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, संबंध मतलब है जीवन के स्तर पर। जब हम पिताजी को एड्रेस कर रहे हैं मतलब पिताजी के जीवन को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जीवन और शरीर हूं, पिताजी भी जीवन और शरीर है, ये नहीं। तो ये जीवन जीवन के बीच में जो हो रहा है वो है शरीर माध्यम है। मेरा भी शरीर माध्यम है, उनका भी है। तो मैं अपने शरीर के माध्यम से किसी भाषा से या भाषा मुद्रा भंगिमा किसी भी तरीके से अपने भाव को व्यक्त करता हूं। अगला आदमी उस चीज को पहचानता है अपने शरीर के द्वारा, और उसके अर्थ को अगर वो ठीक ठीक पहचान पाता है तो वो भाव उसके तक पहुंच गया। भाषा का तो मोटा मोटा मतलब ही यही है ना कि सत्य भास हो जाए, हम जो कहना चाह रहे हैं वो अगले तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो संबंध में है या संबंध में जो हम व्यवहार कर रहे हैं या जो चीजों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक जीवन का दूसरे जीवन के अर्थ में है। तो उन भावों को या संबंध मतलब संबंधों को पहचानते हैं, जैसे ही वो संबंध को पहचानते हैं वो भाव अपने आप बहने लगता है। जैसे किसी एक आदमी को आपने, एक बच्चे को आपने गोद ले लिया, तो गोद लेने का मतलब क्या है कि आपने स्वीकार लिया कि अब ये मेरा बेटा है। जैसे ही आपके अंदर ये भाव आया तो फिर उसका खाने का कैसे करेंगे, पढ़ाई का क्या करेंगे, है ना, उसको कैसे रखेंगे, ये सारे चीजें आप नेचुरल आना शुरू हो जाता। मतलब संबंध की स्वीकृति के साथ ही उसमें जो निहित मूल्य हैं वो बहना शुरू होता है। जब कुल मिलाकर स्वीकृति नहीं है तब तक नहीं होगा, ये भी पक्का है। ठीक। तो जब हम इन मूल्यों को देखने की कोशिश कर रहे थे तो पहले हमने लिखा था, जो पहला मूल्य लिखा था उसको लिखा था कृतज्ञता। तो कृतज्ञता का क्या मतलब है कि हमको दूसरे, है ना, जो आदमी से या व्यक्ति से जो भी उन्नति के लिए सहायता मिला, है ना, विकास के लिए जो भी सहायता मिला, उसकी जो स्वीकृति है ना, उसको कृतज्ञता का नाम दिया। कृतज्ञता में मतलब है कि वो जो सहायता है ना, उन्नति की, उसको स्मरण में रखना, स्वीकार करना और व्यक्त करना, ये तीनों ही है। और जब हम उसको व्यक्त करते हैं उसको शिष्टता या सौम्यता कह रहे हैं। तो जैसे ही ये हमको कृतज्ञता दिखती है तो हम अपने से स्वयं स्फूर्त विधि से नियंत्रित होते हैं, उसको सौम्यता कह रहे हैं। अब हमको बताना नहीं पड़ता क्या बोलो क्या नहीं बोलो, है ना। जहां पर कृतज्ञता होगी वहां पे आप जोर से बोल नहीं सकते, उसको, उस आदमी को डांट सकते हो, मतलब अभी आप वो देखेंगे तो वो पूरा दिखेगा क्या झंझट, मतलब फिर वहां झगड़ा कैसे करोगे। अभी बहुत सारी चीजें होंगी कि जो अपने से नियंत्रित हो जाएंगी, इसीलिए उसको शिष्टता कह रहा है, सौम्यता कह रहा है। फिर दूसरा जो मूल्य हमने किया था उसको कहा था गौरव। इसका जो शिष्ट मूल्य है, वो जो व्यक्त होना है, उसको व्यक्त होगा वो सरलता के रूप में, या उसी को वंदना भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगले में अगला व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है, ये हमने पहचान लिया या हम उसमें अनुभूत हो गए, ये जो भाव है या उससे जो तृप्ति मिली उसको हम गौरव का नाम दे रहे हैं। मतलब पहले वाले में देखेंगे तो जैसे ही हम ये स्वीकारते हैं कि हम, मतलब दूसरे के सहायता से हमारे में उन्नति हुई, तो हमारे में एक तृप्ति है कि हमारे में उन्नति हुई, है ना, ये कुल मिलाकर बात, तो वो एक तृप्ति है। यहां पर क्या है कि दूसरा हमसे श्रेष्ठ है, दूसरा हमसे श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे, मतलब ये हमने पहचान लिया, इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी कुछ हुआ कि हमारे में अब वो ताकत आ गई, पहले हम ये पहचान नहीं पाते थे। जैसे भाई आदमी
मतलब कमा के खाना श्रेष्ठ है, मतलब अपना प्रकृति पर श्रम पूर्वक उत्पादन स्वावलंबन विधि से करके खाना श्रेष्ठ है, या जो है दूसरों से डोनेशन मांग के, है ना, हम कुछ करके कर रहे हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, या ये है मतलब वो डोनेशन भी अभी क्या है, मतलब है कि कुछ मतलब चीज करके और मांग के वो कर रहे हैं, या सीधा सीधा मांग ले रहे हैं, मतलब दोनों, ये तीनों में क्या श्रेष्ठ ज़्यादा? प्रकृति पर श्रम मतलब अल्टीमेटली क्या है, जैसे ही आप ये देखेंगे तो एक आदमी कौन, अगर ये आप में आया तो ये कैसे पता चलेगा? एक तो है कि जीते हुए आदमी के साथ जाके दिखेगा, है ना, दूसरा है कि जैसे ही वो दिख जाता है तो ये हमको मतलब हमारे में कोई चीज हुआ कि अब हम वो चीज को हर जगह पहचान सकते हैं। तो जिस जगह पर भी हम श्रेष्ठता को पहचाने, इसका मतलब हमारे में एक ताकत आई, अब हम उससे अपने से ज्यादा को पहचान सकते हैं। कितना ज्यादा है ये भले ना कर पाए, मतलब अपने से श्रेष्ठ का मूल्यांकन नहीं होगा, उसमें अनुभूत होना होता है। तो ये जो सुख है उसको गौरव कर रहे हैं, तो हम उसके आधार पर फिर सरल होता है, फिर हम उसी का गुणगान करेंगे, उसी को आगे रखेंगे। भाई जहाँ पे भी हम मानते हैं कि इसको हमसे ज़्यादा आता है, तो हम क्या है, मतलब हमेशा उसको आगे रखते हैं, भाई ठीक है, या कई बार हम कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई देखते रहना, ये है, इसको सरलता कह रहे है ना। तीसरा लिखा था श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है कि अब मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, वो श्रेष्ठता मेरे में आ जाए, इसके लिए जो भाव है या उसके लिए जो हम अपना तत्पर हो गए उसको श्रद्धा करें। अब वो कैसे होगा उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसको कह रहे हैं पूज्यता। फिर अगला मूल्य लिखा था ममता। ममता क्या मतलब क्या है, ये अगर देखेंगे ये जो तीन है ये अब जागृत होने के अर्थ में, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, माता पिता और गुरु, मोटा मोटा ये क्या है, ये दोनों प्रमाणित होने के, हमको समझ में आ गया, हम ममता और वात्सल्य पूर्वक एक तरीके से प्रमाणित हो रहे हैं, है ना। ममता क्या है, ये शरीर प्रधान विधि से जो हम पोषण संरक्षण कर रहे हैं, अपनत्व की पराकाष्ठा पूर्वक दूसरे के शरीर का ध्यान है, या उसके शरीर की स्वस्थता या इसके लिए जो हम कर रहे हैं उसमें ममता का भाव। ये शरीर प्रधान है, ये वाला जीवन प्रधान है, इसमें अभ्युदय के अर्थ में जो हम पोषण संरक्षण कर रहे हैं वो वात्सल्य है। तो ममता है तो उदारता पूर्वक हम अपने तन मन धन को लगाते हैं, है ना, या अर्पण समर्पण करते हैं, उसको उदारता कहते हैं। और हम फिर अपने स्पष्टता से, है ना, हम उसको प्रस्तुत हो रहे हैं, उसके समाधान के अर्थ में हम ये कह रहे हैं, उसको सहजता का। तो ये हमने चर्चा किया ही था, है ना, तो इसको पूरा कर लेते हैं। विश्वास, सम्मान, तो विश्वास का जो शिष्ट मूल्य है उसको सौजन्यता कह रहे हैं, सम्मान का जो शिष्ट मूल्य है उसको सौहार्द्रता कह रहे हैं, स्नेह का जो शिष्ट मूल्य है उसको निष्ठा कह रहे हैं। तो हमने प्रेम के बारे में कहा था कि प्रेम जो है ये पूर्ण मूल्य है, तो पूर्णता में रत होना मतलब प्रेम। तो पूर्णता क्या है, वही चारों आयाम में पूर्णता। तो अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, ये चारों आयाम में पूर्णता हो, या समाधान, समृद्धि, प्रमाणित हो, ये पूर्णता है। तो जब पूर्णता हो गई, है ना, तो फिर हमारा अपना पराया का दीवार खत्म हो गया। अब अनन्यता का भाव से हम प्रस्तुत हो रहे हैं, अनन्यता के रूप में व्यक्त होता है। अब अपना पराया जैसा कुछ नहीं, ठीक, मतलब ये हमारा है या अपना है तो इसको पहले समझाना है, ऐसा कोई काम नहीं। फिर विश्वास को कहा कि विश्वास जो है वो जहां पर हमारी समझ होती है ना, उसी को लिखा था व्यवस्था की समझ और समाधान की अभिव्यक्ति।
तो जहाँ पर समझ होती है वहाँ पर विश्वास होता है। जिस चीज के प्रति भी हम निर्भ्रम होते हैं वहाँ पर विश्वास होता है। तो मानव के प्रति अगर निर्भ्रम होना है तो मानव पर विश्वास हो। तो मानव को हम समझ जाते हैं तो मानव पर विश्वास हो, है ना। इस पे हमने डिटेल में बात करी थी। तो उसमें भी विश्वास का मतलब है कि मानव को समझने जाएंगे तो मानव का लक्ष्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं, या मानव जीवन और शरीर है ये तो मिनिमम है, तो फिर उस पर विश्वास शुरू होता है। विश्वास होगा तब जाकर हम सौजन्यता पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। तो सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता के रूप में सौजन्यता है। तो हम किसी के कार्यक्रम में सहयोगी होते हैं, हम उससे सहयोग लेते हैं, तभी विश्वास प्रकट होता है, नहीं जीने में तो वैसे ही। सम्मान को कहा था कि पूर्णता के अर्थ में मान, है ना। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन सहज, है ना, जो श्रेष्ठता का प्रमाण सहज जो स्वीकृति है उसको सम्मान है। उसमें प्रतिभा का मतलब क्या है, ज्ञान विवेक विज्ञान। व्यक्तित्व का मतलब क्या है, आहार विहार व्यवसाय, व्यवहार व्यवसाय चार हो गए। तो ये सभी के अर्थ में जब हम नापने जाते हैं तब हम उसको कह रहे हैं सम्मान, और वो जो हम स्पष्टता से मूल्यांकन कर पाए उसको कह रहे हैं स्वभाव। अभी जो हमारा आकलन क्या है, वो कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई मान्यता के आधार पर या शरीर के आधार पर अभी हमारा सम्मान उधर है, अभी उस चीज को नहीं कह रहे हैं। तो वही है कि इनका डिटेल जो है फिर उस वाले लेक्चर में ही देखना पड़ेगा। हमने स्नेह और निष्ठा, तो स्नेह को ये कहा कि जो हम स्वयं स्फूर्त विधि से संतुष्टि के लिए जो दूसरे से मिलते हैं वो स्नेह है, और वो निष्ठा के रूप में हमारी उस संबंध में या परंपरा मतलब उसमें जो निष्ठा है उसी को हम निष्ठा के रूप में कहते हैं। तो जब हम संबंधों में निर्वाह करते हैं तो इनमें से कुछ मूल्य हर संबंध में प्रधान होते हैं। जैसे विश्वास को कहा ये साम्य मूल्य है, तो हर मतलब है कि सभी संबंधों में विश्वास तो रहता ही या होगा, होना ही पड़ेगा। तो ये मूल्यों में मतलब है कि हम जीते हैं, है ना। तो अभी ये देखेंगे तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये मोटा मोटा जो सेम जागृति या बराबर लोग हैं वो वहां पर दिखे, है ना। ये अपने से जागृत व्यक्ति के लिए ये पूर्ण मूल्य होगा, ये प्रमाणित होने जाता है, ऐसा मोटा मोटा दिखता है। अभी क्या है कि मतलब जैसे वही है कि अब अगर सम्मान का भाव है तो गौरव होगा तो सम्मान होगा कि नहीं होगा ही, उसमें समाहित हो गया। तो वो विधि से अपन देख सकते हैं। या जब मनोविज्ञान में पढ़ने जाएंगे तो इसी में से कुछ चीजें वृत्ति में लिखी हैं, कुछ आस्वादन में लिखा है, कुछ चित्त में लिखा, तो उसको उस जगह पर चर्चा करेंगे। तो संबंध में ये कहा था कि अगर हमको ये भाव समझ में आ जाए, उन संबंधों को हम पहचान लें, उसमें पूरकताओं को पहचान लें और उनका निर्वाह करते हैं तो तृप्ति होती है। तो इन मूल्यों को पहचान कर इनका निर्वाह कर रहे हैं, उससे वह तृप्ति हो रही है जिसको न्याय करें। तो व्यवहार में समाधान का ये मतलब, ये हम कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जी पाते हैं तो सुखी होते हैं, ये मतलब। अब उसके आगे आया था, है ना, अभी यहाँ पर कर देते हैं। अब ये है कि अब जब हम यहाँ तक तो परिवार में हुआ, अब जब व्यवसाय के स्तर पर गए, है ना, या समाज में जीने को गए, क्योंकि व्यवसाय या विनिमय कहाँ होगा, समाज में। उत्पादन तो परिवार में होगा लेकिन विनिमय तो समाज के स्तर में ही होगा। तो जब हम समाज में जीने जाते हैं तो वहां पर जो उत्पादन सुलभता और विनिमय सुलभता वाली जगह पर जाएंगे तो वहां पर उसको समाधान को जब पहचानने गए तो उसको व्यवस्था के अर्थ में पहचानेंगे। तो समाज में जो है, समाज में समाधान पूर्वक सुखपूर्वक जीने के लिए क्या है, वो व्यवस्था का मतलब है, व्यवस्था के अर्थ में जीने। समाज किसको कहा था, समाज को परिभाषित किया था कि भाई पूर्णता के अर्थ के लक्ष्य के अर्थ में जो निश्चित विधि प्रक्रिया को फॉलो करने वाली जो मानव जाति है ना, या वैसी परंपरा है, उसको समाज कहते हैं। मतलब मानव समाज का मतलब क्या है कि वो निश्चित लक्ष्य के अर्थ में होगा, और फिर वो जो लक्ष्य होगा वो सभी मानव का होगा। मतलब ऐसा नहीं कि फिर उसमें सब अलग अलग उसमें चल रहा। तो उस अर्थ में जब देखने गए तो मानव के लक्ष्य को पहचाना,
और इस लक्ष्य को लिखा था कि ये लक्ष्य जो है वो 4 लक्ष्य हैं। तो एक ये, दूसरा, तो ये 4 लक्ष्य के रूप में पहचाना। तो समाधान तो व्यक्ति के स्तर पर हर आदमी समाधानित हो जाए, यही मानवीय लक्ष्य है। जो प्रमाण के अर्थ में देखेंगे लक्ष्य तो यही होता है। फिर व्यक्ति, हर परिवार समृद्ध हो जाए, परिवार के स्तर पर समृद्धि, समाज के स्तर पर अभय या विश्वास पूर्वक जीना, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र या प्रकृति के लेवल पर सहस्त्र, ये पूरा जीने का फैलाव है। और ये सब जगह में ये लक्ष्य दिखाई, ये लक्ष्य सभी के लिए लक्ष्य है। और ये पूरा हो जाए, है ना, या ये प्रमाणित हो जाए, तभी जाकर पूर्ण सृष्टि होती है ना। मतलब जो आचरण पूर्णता है वो यहीं पर दिखे। ये 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 स्तर पर व्यवस्था है, या 5 आयाम की व्यवस्था की बात करी। तो ये जो पांचों हैं, है ना, मतलब शिक्षा संस्कार, इसको लिखने हो तो लिख ही देते हैं। शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, सुरक्षा। तो ये 5 व्यवस्थाओं से ये 4 लक्ष्य को पूरा करना। जैसे समाधान कैसे होगा, मानवीय शिक्षा संस्कार होगा तो हर व्यक्ति समाधानित होगा, यह समाधान के अर्थ में शिक्षा। फिर स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य से समृद्धि, है ना, और यहाँ पर शरीर में स्वास्थ्य। विनिमय कोष, ये कुल मिलाकर अभय और अस्तित्व के अर्थ में है ना। विनिमय का मतलब है कि जो भी आवश्यकता से अधिक जो मतलब हुआ वस्तुओं का आदान प्रदान, है ना, और उनको एक रख रहा है। क्योंकि कई बार क्या है कि जो बच गया उसका हमने कोष किया। जैसे अभी आप देखेंगे तो फसल भी हर साल सेम नहीं हो रही है ना, किसी साल कम हो रहा है, किसी साल ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए कोष की भी जरूरत है। न्याय का मतलब क्या है, मानव के साथ संबंध हमने पहचान लिया, उसका निर्वाह किया तो न्याय हुआ। मानव प्रकृति के साथ संबंध को पहचान लिया, उसको सुरक्षा हुआ। इतना व्यवस्थाओं की बात है। फिर इनको जितना भी डिटेल करना है वो कभी तो कर सकते हैं, या पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा डिटेल है। तो ये हमने ये चौथे लेवल की बात करी। उसके बाद है कि प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था की बात हुई। तो प्रकृति में हमने 4 अवस्थाओं को पहचाना था। प्रकृति में पूरे प्रकृति को देखें तो वो 4 अवस्थाओं के रूप में दिखती है, जिसको पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था कहते हैं। उन सब में एक परस्पर पूरकता है, और ये सब एक तो व्यवस्था में है और पूरकता के अर्थ में। मानव अभी अपनी पूरकता का निर्वाह से ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि वही समझ के अभाव में। मानव उस पूरकता का निर्वाह करना ही चाहता है, समझ पाता है तो कर रहा है। इतनी बात हमने करी। जो आखिरी बात थी, है ना, उसको यहाँ पर अस्तित्व, तो हमने ये कहा था कि अगर पूरे को समझना है तो छोटे से लेकर, है ना, परमाणु की व्यवस्था से लेकर पूरे अस्तित्व तक को समझना, है ना, तभी जाकर हमको हर क्यों और कैसे का उत्तर मिलेगा। तभी जो है सुख की निरंतरता की संभावना। तो जो अब अस्तित्व को जो हमने पहचाना था, है ना, तो अस्तित्व को पहचानने गए थे तो हमने कहा था कि अस्तित्व का मतलब है होना। तो जो है या नहीं है, जब हम इस जगह पे पहचानते हैं तो उसी को कहा सत्य की दृष्टि, है ना। सत्य का मतलब कि जो निरंतर है, नित्य है। तो अस्तित्व को जब देखने गए तो अस्तित्व में हमने कहा था कि अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व के रूप में है।
अब सह अस्तित्व का मतलब है कि मिनिमम 2 चीज होगा, है ना। तो जो सह अस्तित्व को देखने गए तो ये जो सह अस्तित्व है वो है ना, मतलब पहले इकाई है जिसको प्रकृति कह रहे हैं, इकाइयों के समूह को ही प्रकृति कहा है ना, और व्यापक, है ना। तो हमने जो पहली चीज कही थी कि ये 2 चीजें हैं, मतलब एक प्रकार की चीज ऐसी है कि जिसकी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता सकते, एक प्रकार की चीज है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, जैसे जो खाली स्थान है वो कहाँ तक है ये हम बॉर्डर नहीं बना सकते, तो इसीलिए इसको कहा था कि ये असीम है। इकाइयां बहुत सारी हैं, इनकी सीमा है, तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए खंड खंड कर सकते। इधर क्या है, ये अखंड है। तो अगर इकाई की तरफ से देखेंगे तो अखंड और असीम कह रहे हैं, पॉजिटिव नोट पे देखेंगे तो उसको व्यापक कह रहे हैं। व्यापक मतलब हर जगह पर व्याप्त। फिर इसी को, है ना, हमने पारदर्शी और पारगामी, है ना, समझा था कि हम जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, जबकि बीच में क्या है, खाली स्थान है ही, व्यापक है ही, तो पारदर्शी इसलिए देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में किया था। तो अब अगर इकाइयों को देखने जाएं तो इकाई समूह को ही हम प्रकृति कह रहे हैं, है ना। अब इसमें जो है जड़ है और चैतन्य है ना, ये 2 प्रकार की इकाइयां। जड़ से देखेंगे तो 2 अवस्था जो बनी हुई है प्रकृति में, एक है पदार्थावस्था और है प्राणावस्था। पदार्थ अवस्था में देखेंगे तो जो सबसे छोटी व्यवस्था में इकाई दिखेगी को परमाणु कह रहे हैं। परमाणु, कई सारे परमाणु मिलकर अणु, फिर अणु रचना, है ना, और फिर उससे बड़ी रचना जहां भी करेंगे तो वो देखेंगे तो पिंड और रस के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब ये जो रस है ये बेसिकली अगले जो प्राण कोशा बनने के लिए आवश्यक है। तब एक निश्चित प्रकार के अन्न क्षार बनते हैं, उसके बाद ही ये प्राण कोशा बनता है ना, जो सेल कह रहे हैं जिसको। फिर इससे जो है वो पेड़ पौधे बनते हैं और विकसित होकर पशु शरीर, फिर मानव शरीर, है ना। यहां तक जो है वो प्राण अवस्था है। यहां पर देखेंगे तो ये जो चैतन्य, जब पशु शरीर ये चैतन्य इकाई के साथ होता है तो इसको हम कह रहे हैं जीव अवस्था। यही चैतन्य जब मानव शरीर के साथ है तो इसको हम कह रहे हैं ज्ञानावस्था या मानव। और ये सारी चीजें व्यापक में ही हैं, व्यापक के साथ है ना। कब हमने चर्चा किया था कि ये सब डूबा भीगा गिरा है व्यापक में। तो इतनी पूरी बात है। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो अब अस्तित्व के लेवल पर आ गए तो हम सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई अवस्था में दिखी है वो परमाणु, क्योंकि उससे जो परमाणु कैसे बना है, कुछ छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है। वहां भी इकाइयां ही हैं, तो कुछ इकाइयां हैं, लेकिन उनमें यह है कि एक एक इकाई को देखेंगे तो उसका निश्चित आचरण नहीं पहचान में आएगा। तो ये हमारी सबसे छोटी इकाई है जो व्यवस्था में दिखती है, और इसी से जाकर वो पूरा एग्जिस्टेंस बना हुआ। तो अभी क्या है, जो हमने लोगों ने कल बात की थी कि ये जो इकाइयां हैं, ये इकाइयों के संख्या, उनके दूरी और उनके गति के आधार पर आप पूरे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते है ना। तो जैसे क्या है कि कुछ प्रकार के परमाणु अंश, है ना, एक निश्चित संख्या में एक व्यवस्था बनाते हैं, उसको हम अणु कह रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे क्या है, परमाणु कह रहे हैं। अब जैसे लोहे का परमाणु है और सोने का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, उसमें अंतर क्या है, संख्या और दूरी, संख्या और दूरी का अंतर।
अब यही संख्या और दूरी जब एक प्रकार की हो जाती है तो हम उसको अणु कहने लग रहे हैं। अब ऐसे क्या है, जैसे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसमें क्या है, परमाणु मतलब यही परमाणु जो है वो दो हैं। तो अगर आप उतने भर को देख रहे हैं तो उसमें भी दिखेगा तो वैसे ही कि एक क्लस्टर इकाइयों का, एक क्लस्टर यहाँ, एक क्लस्टर यहाँ, उनके बीच में दूरी, और यहाँ पे जो चल रहे हैं उनके बीच में एक दूरी है, एक प्रकार का अरेंजमेंट। तो अभी ये देखेंगे कि संख्या और अरेंजमेंट यही कुल मिलाकर अंतर है, और यही दूरी बढ़ता जाता है, हम अलग अलग पहचानते हैं, है ना। फिर उसी को एक लेवल पर, है ना, कोई एक इकाई कह रहे हैं, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया तो हम उसको ग्रह बोलने लग रहे हैं, और हो गया तो सोलर सिस्टम हो गया, और ज्यादा दूरी हो गई तो हम गैलेक्सी बोल रहे हैं। इतना ही का इसी में फिर देखेंगे जितना भी टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया मतलब गति बढ़ गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया फिर उसमें दूरी भी बढ़ गई, तो वो सॉलिड से कहो लिक्विड आ गया, है लिक्विड से कुछ और हो गया। ये इतना ही हो रहा। तो ये जो इकाइयों की जो संख्या और दूरी और उनकी गति से हम पूरे अस्तित्व को फिर देख सकते हैं। फिर उसी में देखें, जैसे अपने शरीर में भी देखेंगे तो क्या है, मतलब जो सबसे छोटा है कि भाई कुल मिलाकर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फास्फोरस, कुछ इसी प्रकार की चीजें हैं, ठीक। मतलब कुछ मिनरल्स वाले भी डाल लीजिए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब है, बट मोटा मोटा जो मैक्सिमम चीजें हैं वो क्या है, सेल, प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मान लीजिए, ये मैक्सिमम कंटेंट इतना ही है, बस थोड़े थोड़े बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक। अब ये क्या है, ये कुछ इकाइयां हैं, है ना, तो इनके कॉम्बिनेशन से कुछ प्रकार के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, है ना, कोई अमीनो एसिड, कोई प्रोटीन, कोई कुछ भी, है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, बहुत सारे चीजें हैं। फिर क्या है, ये मिलकर एक सेल बनाए हैं, वो सेल से फिर, है ना, टिश्यू बना है, टिश्यू से कोई अंग बना है, कई सारे अंग मिलकर कोई एक सिस्टम बना है जिसको हम, है ना, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी, ये बोल रहे हैं। मतलब अगर पूरे शरीर की व्यवस्था देखेंगे तो क्या है, पहले सेल है, फिर टिश्यू है, फिर कोई एक अंग है ना, जैसे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स है ना, अलग अलग चीज हो गया, फिर उसके बेसिस पे सिस्टम, फिर कई सारा सिस्टम मिलकर बॉडी, ये पूरी उसकी व्यवस्था। तो यहां तक हमको समझ में आ गया तो हम पूरे चीज को देख सकते हैं। तो टोटल इतना समझ में, ये हमको समझ में आ गया तो हमको पूरे सारे जो क्यों और कैसे है उसका उत्तर मिलता है, और उसके साथ हम समाधान पूर्वक जी सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, इतना टोटल बात। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो अगर एक शब्द में समझना हो तो केवल इतना ही है कि सह-अस्तित्व को समझना है, सह-अस्तित्व ही सत्य है, और ये सह-अस्तित्व निरंतर है, मतलब व्यापक और इकाई दोनों है इसीलिए बोला कि दो चीज है। दो चीज का ये भी मतलब होता है कि एक से दूसरा नहीं बना है, या एक खत्म नहीं होगा, या एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो व्यापक और इकाई हमेशा से है और रहेगा उनका सह-अस्तित्व। जैसे ही व्यापक और इकाई दो चीज आ जाता है तो इसका मतलब इकाइयां फिर अनंत होंगी। फिर ये अनंत इकाइयों में देखेंगे तो इकाई और इकाई का सह-अस्तित्व है ना, उसी को धर्म या व्यवस्था कह रहे हैं। फिर इकाइयों में दो प्रकार की इकाइयां हैं, तो जड़ है और चैतन्य है। तो जड़ और जड़ का जो सह-अस्तित्व है उसी को हम नियम के रूप में या जो भी व्यवसाय में पहचानेंगे। चैतन्य और चैतन्य का जो सह-अस्तित्व है उसी को हम यहाँ पर पहचान रहे हैं, संबंध के रूप में पहचानना है। तो उसी संबंध को ही हम, सह-अस्तित्व ही क्या है, न्याय है, मतलब वो सह-अस्तित्व को ही समझ रहे हैं तो एक तरह से उसको हम न्याय शब्द दे रहे हैं। फिर ये जो जड़ चैतन्य का जो सह-अस्तित्व है उसी को यहाँ पर धर्म के रूप में या व्यवस्था के रूप में कह रहे हैं, समाधान के रूप में कह रहे हैं। और प्रकृति में सह-अस्तित्व है, जीवन और शरीर का भी सह-अस्तित्व है। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो ये सह-अस्तित्व को समझना, सह-अस्तित्व पूर्वक जीना, यही जीने का तरीका है और यही सत्य की दृष्टि से जीने का तरीका है। तो जो सार बात है वो इतना ही है कि सह-अस्तित्व को समझना है, सह-अस्तित्व पूर्वक जीना है। सुखी होने का या सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीने का टोटल आइडिया इतना। ये हमको समझ में आ गया तो मुक्ति हो गया, वैसा जीना हो गया तो प्रमाण हो गया, ये काम।
टोटल बात इतनी। इसी को अलग तरीके से भी कहा है कि अगर इन पूरे इसको देखने जाएंगे तो उसको सहस्त्र, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, ये 5 सूत्रों से हम समझ सकते हैं। तो सहस्त्र का मतलब समझ नहीं आ गया। ये जहां तक जब तक ये चल रहा है इसको कह रहे हैं विकास क्रम है। इसीलिए इन चीजों को गठनशील परमाणु कहा है। तो ये जो कुछ चल रहा है इसको कह रहे हैं विकास क्रम। ये गठनशील, गठन पूर्ण हो गया, विकास हो गया, तो उसको विकास कर रहे हैं। तो ये गठन पूर्ण परमाणु का नाम है यहाँ। फिर ये जो गठनशील, अब क्या है, अब गठन पूर्ण हो गया तो उसके अब गठन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब उसमें क्वालिटेटिव चेंज है ना, जागृति क्रम शुरू होता है। तो ये जो मानव के साथ है तो इसको कह रहे हैं जागृति क्रम। जब तक अलग अलग शरीर है तो यहाँ पर उसके लिए अलग शब्द लिखा हुआ है, जीवनी क्रम। कि वो वही जीवन अलग अलग शरीर को चला। तो ये जागृति क्रम का मतलब है कि अभी हम जागृत हो रहे हैं। और क्या जागृत हो रहा है? ये क्रियाओं के प्रति जागृत हो रहा है। तो अभी अगर देखेंगे तो इतनी क्रियाएं जागृत हो गई हैं, तो ये जागृति क्रम है। ये फिर क्रम से ऊपर पहुंच गए, ये सारी क्रियाएं जागृत हो गई, उसको जागृति कहें। देख तो है कि ये हम जागृत हो गए और उनका अनुभव हो गया और वो प्रमाणित भी हो गई। तो अनुभव हो गया और उसका प्रमाण हो गया तो उसको जागृति कहें, है ना। तो इतना टोटल काम है। तो मुख्य काम क्या है कि जागृति हो जाए, अनुभव हो जाए, अनुभव का प्रमाण हो जाए, समझ हो जाए और समझ पूर्वक जीना बन जाए। मतलब कुल मिलाकर तृप्ति कब होगी? जीने से तृप्ति होगी। अगर तृप्ति तो प्रमाण से ही होगी। तो समझ से मुक्ति, प्रमाण से तृप्ति, इतना काम। ठीक, तो ये पूरा हो जाए इतने के लिए हमने बात शुरू किया। तो ये मानव की जो मूल चाहना है निरंतर सुखपूर्वक जीना, है ना। तो ये कैसे पूरा होना है? वो वही है, सहस्तित्व को समझकर सहस्तित्व पूर्वक जीने से हो। उसी को आप जितना डिटेल करते जाएंगे वो उतना खुलता जाएगा। ठीक, तो मतलब समरी के रूप में कुल इतनी बात है।